हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कार्बनिक रसायन का बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। बेसिक जब तक आपको बेसिक पे कमांड नहीं होगा तब तक आप 5 चैप्टर हैं 12th में, जैसा आप लोग को मालूम है, और इन 5 चैप्टरों के क्वेश्चन को, रिएक्शन को समझना, हल करना, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में हमारे पास अलग अलग तरीके से आते हैं। आप जब ही कर पाएंगे जब आपको 11th क्लास के बेसिक एक बार फिर से पूरी अच्छी तरीके से याद होंगे। इसलिए आज हम अपना जो पहला लेक्चर ले रहे हैं वो पूरी तरीके से बेसिक और फंडामेंटल है। आज हम आपको कार्बन के सी से बताएंगे, क्योंकि जब आपको कार्बनिक रसायन का सी से समझ आएगा, सी का मतलब कार्बन, तो ही आप एक एक रिएक्शन को समझ पाएंगे। एक्चुअल में कार्बनिक रसायन के अंदर बेसिकली 3 ही रिएक्शन होते हैं: प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। तो हम आपको एक एक अभिक्रिया बताएंगे किस तरीके से हम अभिक्रियाएं करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें कार्बन से समझना है कि कार्बनिक रसायन क्या है और हम किस तरीके से उसके अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वे शाखा है। आपको सभी को मालूम होगा, रसायन विज्ञान की आप लोग 3 शाखाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरे पहले लेक्चर भौतिक रसायन के थे, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा मैंने आपको अकार्बनिक रसायन में DNF पढ़ा दिया, और उप से संयोजक यौगिक के सारे लेक्चर आपको दे दिए। आपको जो चीज़ समझ नहीं है आप पूछ सकते हैं, आपको जो चीज़ कमेंट्स लिख के भेजिएगा, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो भी वो आप लिख के भेज सकते हैं। अब देखिए, कार्बनिक रसायन का आज पहला हमारा लेक्चर है। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में हम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन देखिए, तोड़ तोड़ के समझते हैं, यानी जो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोजन और कार्बन में चेक करते हैं कि बड़ा कौन बनेगा, पेरेंट कौन बनेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब हम ये समझते हैं वो 1 साल का है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 साल वाला बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वही तो पेरेंट होगा। तो कार्बन बना हेड इसका। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 का मतलब आपको मूल अवस्था, आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, जो मैंने आपको जब DNF बताया था तो भी बताया था। तो 1s2, 2s2 और 2p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। पहले हमने मूल अवस्था देखी। मूल अवस्था में S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और P के पास भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आपने 11th क्लास का संकरण पढ़ा तो उसमें संकरण में आपको बताया गया था कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी अगली अवस्था में पहुंच जाता है, और इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसा कि आपने 11th क्लास वाले हमारे वीडियोस में देखा होगा, और नहीं तो मैं एक बार आपको फिर बताऊं कि हमारे शुरू के 5 एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये तत्व केवल 2 पर ही स्थायित्व प्राप्त करते हैं। इसको हम डुप्लेट लॉ कहते हैं, मतलब 2 पर स्थायित्व मिलेगा। बाकी के कार्बन से लेके 118 तक के सारे एलिमेंट अष्टक को पूर्ण करते हैं। अष्टक का मतलब है वायतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आप देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो ये चाहता है कि मेरे पास 8 हो जाए। उसने क्या किया? हाइड्रोजन से दोस्ती की। हाइड्रोजन ने कहा मेरे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन किसको मान रहा है? डुप्लेट को। डुप्लेट मतलब 2 पर स्थायित्व। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दी। कार्बनिक रसायन पूरी तरीके से सहसंयोजक बंध पर आधारित है। ये बंध आपको मालूम है, हमारे 3 बंध प्रमुख होते हैं: आयनिक बंध, समूह 1, 2 और 13 के तत्व बनाते हैं। समूह 14 के जो तत्व है वो आपके जो है वो बनाते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक मतलब होता है साझेदारी करना। ये क्या करेंगे? साझेदारी। और जब साझेदारी होती है तो कभी भी आवेश नहीं आता है। हम लोग भी तो कार्बन ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संयोजकता भी कितनी है? 2 हाथ और 2 पैर, मतलब 4। हम
पहले दिन से लेके जब जन्म लेते हैं और अंतिम समय तक जब 4 कंधे पे जाते हैं तो भी अपनी संयोजकता को पूर्ण करते हैं, और हमारी संयोजकता हमेशा ही अष्टक पर पूर्ण होती है। तो 4 खुद और 4 और होंगे, तो 4 और 4 8 होंगे। एक एक हाइड्रोजन से उसने शेयरिंग की, दोस्ती करी। हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए थे, लेकिन कार्बन ने कहा तुमने हमसे लिए तो हम भी तुमसे ज़रूर लेंगे, और इस तरीके से कार्बन के भी कितने हो गए, 4 और 4 8। अब चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इस बंध को हम कहते हैं एकल बंध। ये कौन से बंध बने, एकल बंध। कार्बन एकल बंध भी बनाता है, कार्बन द्विबंध भी बनाता है, और कार्बन त्रिबंध भी बनाता है। अगर वो एकल बंध बनाता है तो उसका संकरण होता है sp3। अगर वो द्विबंध बनाएगा तो संकरण होगा sp2, और अगर त्रिबंध बनाता है तो इसका संकरण होता है sp। तो हमें ये याद रखना है क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, एक इस तरीके से दे देते हैं, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लीजिए ऐसे उन्होंने आपको लिख के दे दिया और बोला कि बताओ प्रत्येक कार्बन का संकरण बताओ। तो क्या बताओगे, ये कितने कार्बन है, इसमें कौन सा बंध बनेगा, एकल बंध। वेरी गुड, कौन सा बना, एकल बंध। इन दोनों के बीच में कौन से बंध है, द्विबंध। द्विबंध है तो कौन सा संकरण होगा, sp2। वेरी गुड, और इसका भी sp2। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध दिख रहा है, त्रिबंध। त्रिबंध का मतलब आप ध्यान रखना, हमें दोनों ही कार्बन पे कौन सा संकरण आएगा, sp संकरण। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कार्बन एकल बंध भी बनाएगा, द्विबंध भी बनाएगा और त्रिबंध भी बनाएगा। आपके 11th क्लास के थोड़े से बेसिक्स अभी हमारा आपको बताना चाहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया। पहला कहलाता है हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, संतृप्त का मतलब हुआ सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन तो हमेशा ही एकल बनाएगा, तो उनको हम कहते हैं संतृप्त। संतृप्त के लिए नाम लिया गया है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अनुलग्न नाम के पीछे हम एन लगाते हैं। हम आपको आखिरी में सारे फॉर्मूले दिखाएंगे, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। जब तक आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा, जब तक आप लोग को बेसिक नहीं समझ में आएंगे, तब तक आप कार्बनिक रसायन की अभिक्रियाएं नहीं कर सकते। अब नाम के पीछे एन, जैसे 1 नंबर का कार्बन है तो मैच, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। डिपेंड करता है कि कार्बन का नंबर कितना है। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नाम में परिवर्तन आता है, लेकिन नाम के पीछे, आपके नाम के पीछे एन शब्द हम लगाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रमुख अभिक्रियाएं होती है उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, अभी आपको मेनली अभिक्रियाओं को ही समझना है। असंतृप्त का मतलब है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। अगर द्विबंध लगा है या त्रिबंध लगा है तो ये कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध के लिए हम लोगों ने शब्द यूज़ किया एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, नाम के पीछे ईन लगेगा। त्रिबंध के लिए एल्काइन, फॉर्मूला CnH2n-2, और नाम के पीछे आइन लगाया जाता है। ठीक, और इनकी प्रमुख अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया। अभी आपको हम सारी अभिक्रियाएं बताएंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है या योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक और जनरल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो हम ये ध्यान देंगे, हमेशा ही ध्यान रखना है, कार्बन या तो एकल बंध बना रहा होगा, या कार्बन में द्विबंध होगा, या फिर त्रिबंध। तो अगर कार्बन के अंदर एकल बंध है तो फिर प्रमुख अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन। हमारे पास इसकी प्रमुख 3 अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। देखिए, पहली अभिक्रिया है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हमेशा एल्केन में होती है, और ये अभिक्रिया जब होती है जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अपनी जगह से हटता है और उसकी जगह कोई नई चीज़ आती है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। जैसे प्रतिस्थापन के अंदर भी हमारे पास 4 तरीके की अभिक्रियाएं हैं।
पहली है हैलोजनीकरण, दूसरी है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, और अगर एरोमेटिक होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मैंने आपको यहाँ पे रब करके इसलिए दिखा रही हूँ कैसे अभिक्रिया होगी। पहली अभिक्रिया होती है हमारी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन से क्रिया। अब चूंकि हमको मालूम है कि हैलोजन हमारा फ्लोरीन भी है, अगर फ्लोरीन से अभिक्रिया होगी तो फ्लोरीनीकरण, क्लोरीन से अभिक्रिया होगी तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन से ब्रोमीकरण और आयोडीनीकरण नाम लिया जाता है। अभिक्रिया होती कैसे है? देखिए कह रहा है प्रकाश की अनुपस्थिति में। एक बार हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि ये है हमारा हाइड्रोकार्बन का पहला तत्व जिसका नाम क्या है? मीथेन। ठीक है, मैथ मतलब एक कार्बन, एकल बंध लगा है इसलिए नाम के पीछे लगा एन, तो नाम हुआ मीथेन। अब इसने रिएक्शन किससे कराया? Cl2 से अभिक्रिया की। ध्यान रखना प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहले वो अपना हाइड्रोजन हटाएगा। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में हमेशा उत्पाद के साथ सह उत्पाद जरूर बनता है, यानी मेन प्रोडक्ट बनेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट। कैसे बना? ये H और ये Cl। इस Cl ने Cl क्योंकि ऋणात्मक होता है उसने हाइड्रोजन को हटाया। अब जैसे ही हटाया कार्बन की संयोजकता क्या हो गई? 3 रह गई, होनी कितनी चाहिए थी? 4। क्या हुआ? ये Cl अंदर चला गया और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया? CH3Cl। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब CH3 के लिए जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो नाम के पीछे इल लगता है, इसका नाम हुआ मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अभी अगर अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो रिएक्शन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए हमने ये बना लिया, अब ये दोबारा फिर से रिएक्शन करना चाह रहा है, फिर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या हुआ? ये हो गया हमारे पास CH3Cl, फिर से रिएक्शन किया इसने Cl2 से। अब के बाद ये वाला हाइड्रोजन भी हट गया। जब ये हाइड्रोजन हट गया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? देखिए वैलेंसी उतनी रहेगी, CH2Cl2। नीचे देखिए मैंने ये लिखा है CH2Cl2, नाम हुआ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अभी फिर से अभिक्रिया संभव है क्योंकि उसको हाइड्रोजन दिख रहे हैं और प्रतिस्थापन का मतलब ही है एक एक करके हाइड्रोजन कम होते जाते हैं और हैलोजन बढ़ते जा रहे हैं। फिर से अभिक्रिया कराई, ये हो गया CH2Cl2, फिर से इसने अभिक्रिया की। आपके ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, जैसे हाइड्रोजन हटा प्रोडक्ट बन गया CHCl3। दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। अब देखिए मान लीजिए हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। हमें मेथिल क्लोराइड बनाना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक और हाइड्रोजन दिख रहा है, एक और हाइड्रोजन दिखने का मतलब है अब मान लीजिए ये क्लोरोफॉर्म फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करता है। अब कि उसने ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दिया और हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गया? CCl4। देखिए हमारा आखिरी प्रोडक्ट आ गया CCl4 जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम आपको लास्ट में सारे रिएक्शंस सारे फॉर्मूले देंगे, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इस तरीके से पहले स्टेप में मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाते हैं। अब ये अभिक्रिया नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा दिया और फाइनली प्रोडक्ट मीथेन कन्वर्ट किसमें हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। समझ आ गया होगा आपको? अच्छा, अब अगर मान लीजिए यही अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो जाए, जैसा कि मैंने आपको रसायन बलगतकी में भी पढ़ाया कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उन अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की गति होती है वो बहुत तीव्र होती है, और तीव्र होने का मतलब है कि वो एक बार में ही सारे हाइड्रोजन को हटा देगा और फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लगे थे। अब आपने देखा एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए 2 क्लोरीन की ज़रूरत थी, Cl2 चाहिए था हमें। ठीक है, आप एक H हटाते थे तो आप Cl2 का प्रयोग कर रहे थे। अब की बार में चारों हाइड्रोजन हटाने हैं, और चारों हाइड्रोजन क्यों हटाने हैं? क्योंकि रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? लाइट की उपस्थिति में हो रहा है। लाइट के लिए हम लोग H न्यू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्लास 11th में ही प्लैंक्स का जो थ्योरी थी उसने कहा था
E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और E इज इक्वल टू एच न्यू, एच का नाम होता है प्लैंक्स और न्यू का मतलब होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो हम आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इसके लिए हम एच न्यू लिखते हैं। एच न्यू का मतलब हो गया रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में। ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उनको प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, जिनकी अभिक्रिया की गति तीव्र होती है। तो अब उसने क्या किया, एक बार में ही चारों हाइड्रोजन हटा दिए। आपने अभी जब मैंने आपको बताया तो क्या करते थे, हम Cl2 डालते थे तो एक Cl अंदर जाता था और एक H के साथ क्रिया करता था। अब की बार हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम डबल यूज़ करते हैं। हमने कितने ले लिया, 4 2 8, 4 2 8 का मतलब उसने चारों हाइड्रोजन को हटा दिया और चारों हाइड्रोजन की जगह लग गया Cl, ये CCl, ये भी Cl और ये भी Cl, और क्या निकल गया 4HCl। अब की बार देखिए हमारा डायरेक्ट क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आ रहा है? लेकिन हर जगह हम प्रकाश की अभिक्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे मेथिल क्लोराइड चाहिए तो फिर हम प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनाना, हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो हमें प्रकाश की अनुपस्थिति की अभिक्रिया ही चाहिए। हमको ये देखना है कि क्या रिएक्शन की डिमांड क्या है, वो चाह क्या रहा है, क्या वो क्लोरोफॉर्म बनाना चाह रहा है। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना चाह रहा है तो हम अभिक्रिया को धीमी चलाएंगे और हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट चाह रहा है कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएं, तो फिर हम डायरेक्ट अभिक्रिया कर सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो सीधे वो क्या बना देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पहली प्रतिस्थापन की हमारी पहली अभिक्रिया हो गई, जिसका नाम था हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण के बाद दूसरा हमारी कॉमन अभिक्रिया आती है, जिसका नाम होता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है रिएक्शन किससे हो रहा है, नाइट्रिक अम्ल से। और नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है HNO3, है ना। इतना तो आप लोग को मालूम ही है, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं HNO3। अब ऑर्गेनिक में आप ये ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक में हमें हमेशा ब्रेकिंग याद होनी चाहिए कि हम कैसे कैसे ब्रेक करें। जैसे HNO3 जो है वो दो पार्ट में ब्रेक होती है, OH और NO2। हमको ब्रेकिंग अगर याद होगी तो हम निश्चित है कि उत्पाद और सह उत्पाद आसानी से बना लेंगे। आपके सामने ऊपर अभिक्रिया लिखी हुई है, देखिए हमने HNO3 को ब्रेक किया, ये ब्रेक होता है OH और NO2 में, ये हमें याद रखना है। अब देखिए मैं आपको ओपन करके रिएक्शन समझा रही हूँ फिर से। ये ले लिया, मान लीजिए हमने मीथेन, और HNO3 ब्रेक किस में हो रहा है, OH और NO2 में, ठीक है। तो इसका H और इसका OH निकल गया, और जैसे ये निकल गया अभी प्रोडक्ट क्या हो गया, CHH। इसने तो अभिक्रिया की नहीं, और ये क्या बन गया, NO2, CH3NO2, नाम हुआ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो ही एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसका केवल IUPAC नेम होता है, उसका जनरल नेम नहीं होता। जनरल नेम, सामान्य नाम जब हम लिखते हैं तो हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम IUPAC नेम लेते हैं तो हम एन, इन और आयन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम हुआ नाइट्रोमीथेन। जैसे क्योंकि IUPAC आपके सरनेम को जानता है, आपके क्रियात्मक समूह को जानता है, तो नाम हो गया इसका नाइट्रोमीथेन। अच्छा, नाइट्रीकरण केवल एक स्टेप में ही होता है रिएक्शन, इसमें हम और हाइड्रोजन को और नहीं हटाएंगे, केवल एक स्टेप में ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद अगला हमारे पास तीसरा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया थी, जिसका नाम था सल्फोनीकरण। और सल्फोनीकरण का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसा कि आपको मालूम होगा, किंग ऑफ केमिकल्स का, रसायन का राजा है ये, और किंग ऑफ केमिकल होने के कारण ये अभिक्रिया भी दो तरीके से देता है। देखिए किंग है ना, तो किंग ही है भाई, राजा तो राजा ही होता है, वो एक तरीके से नहीं है, वो तो दो तरीके से अभिक्रिया देने को तैयार है। वो ये कहता है देखें हमसे अभिक्रिया करने कौन आ रहा है ना, उस पर हम डिपेंड करते हैं। अब H2SO4 दो पार्ट में ब्रेक होता है, H और HSO4। अगर HSO4 हम उत्पाद में बनाएंगे तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन मतलब H और SO4 का नाम होता है सल्फेट। क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए हमारे अभिकारक पे डिपेंड कर रहा है। अभिकारक क्या है, C2H5OH। C2H5OH मतलब एल्कोहल। अभी आपके सामने हम देखिए फिर से बताते हैं, C2H5OH अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 से। इसने देख लिया
कि जो अभिकारक आ रहा है उसके पास ऑलरेडी HOH लगा है और दोनों ही अभिक्रिया में जल सह उत्पाद बनेगा, तो ये ब्रेक हो गया H और HSO4। फिर वही पहले हमें हटाना है प्रतिस्थापन के लिए, जगह खाली करो, इसका H और इसका OH, क्या बन गया C2H5HSO4 और इसका नाम हो गया इथाइल। चूँकि मैंने अभी आपके नीचे वहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट, तो नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसा अभिकारक है जिसके पास OH है ही नहीं, तो अभिक्रिया कैसे होगी? तो अगर हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन है नहीं, मतलब अगर एल्केन है, तो जैसे अभी हम बराबर एल्केन से अभिक्रिया कर रहे थे H ये, और अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड ने अभिक्रिया की तो इसके मतलब वाटर तो निकालना ही है, तो ये तुरंत किस में ब्रेक हो जाएगा OH और SO3H में, ठीक है। फिर वही इसका H और इसका OH। अब की बार क्या बना हमारे पास HCHH और यहाँ पे क्या लगा SO3H। SO3H इसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं सल्फोनिक अम्ल, तो क्या बन गया मीथिल सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये भी हमारी कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन में हैलोजनीकरण होता है, प्रतिस्थापन में नाइट्रीकरण होता है, प्रतिस्थापन में आपका सल्फोनीकरण भी होता है। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी तो हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखना हम एलिफेटिक और एरोमेटिक पैरेलल पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ेंगे दोनों ही चैप्टर के अंदर। एलिफेटिक मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब हो गया कि जिनमें जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, मतलब कार्बन जो है वो सीधे सीधे कार्बन की चेन बढ़ रही है, ये कहलाते हैं एलिफेटिक। एथ में तो प्रोपर ब्यूटोपेंट है ना। और अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक का मतलब ही होता है, एरोमेटिक को उसने क्या कहा कि एरोमेटिक की पहली शर्त होती है कि उसके अंदर 6 कार्बन होना चाहिए, ये एरोमेटिक की शर्त है, 6 कार्बन होना चाहिए। चूँकि पढ़ क्या रहा है हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी होगा, एक एक हाइड्रोजन इसका पहला एरोमेटिक का पहला तत्व होता है जिसका नाम होता है बेंजीन। आप देखिए बेंजीन हमारा सूत्र होता है बेंजीन का C6H6। हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिला है, ध्यान से समझिएगा, हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिला, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं हो रही है। कितनी संयोजकता आ रही है? 1 2 और 1 3। होनी कितनी चाहिए थी? 4, क्योंकि कार्बन तो हम लोग जैसा है, 2 हाथ और 2 पैर। कभी भी कार्बन का टांग मत तोड़ देना भाई, ध्यान रखना, कभी भी कार्बन की टांग भी नहीं तोड़ना और एक हाथ भी नहीं निकालना। एक हाथ निकालना मतलब कार्बन की संयोजकता कभी भी हमें 5 नहीं करनी, हमें हमेशा 4 ही रखनी है, क्योंकि कार्बन चतुष्फलकी होता है। अब कार्बन ने क्या सोचा कि मेरी तो बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, कार्बन तो आपको मालूम ही है वो तो सिंगल भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। तुरंत डबल बनाया, 1 2 3 और 1 4। इधर से देखें 1 2 3 और 1 4, फिर 1 2 3, इसके मतलब फिर से आ गया बैलेंसी पूरी। इधर भी देखें 1 2 3 और 1 4, इधर 1 2 3 रह गई, इधर आ गया। तो एरोमेटिक वो होते हैं जिनके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। अगर हम ये वाला रूप लिखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 और 6, इसको हम लोग कहते हैं 1 3 5। 1 ने डबल बॉन्ड बनाया, फिर 3 ने डबल बॉन्ड बनाया और फिर 5 ने डबल बॉन्ड बनाया, इसलिए ये स्ट्रक्चर कहलाता है 1 3 5। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इस जगह पे करें, हम ऐसा भी कर सकते थे, एक इधर बना देते, एक इधर और एक इधर। ये जो स्ट्रक्चर बना ये हो गया 2 4 6, क्योंकि 2 ने डबल बॉन्ड बनाया, 4 ने बनाया और 6 ने बनाया। अब IUPAC ने कहा कि ये तो बहुत टिपिकल लग रहा है, बच्चे अगर अल्टरनेट लिखेंगे तो हो सकता है गलती कर दे, तो इसका रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर दिया उसके लिए हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे बना देते हैं कि गोले के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। तो हम बेंजीन के अंदर गोला लगा दिया, इसके मतलब चाहे वो 1 3 5 हो या फिर 2 4 6 हो, उसकी बैलेंसी हमेशा ही पूर्ण होगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया केवल और केवल एरोमेटिक में होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जनरल में भी आ रही है और अभी आप ध्यान देंगे आपको अभिक्रियाओं में भी, चैप्टर में भी मिलेगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की पहली विशेषता है कि ये केवल एरोमेटिक में होती है, मतलब एरोमेटिक मतलब बेंजीन। बेंजीन मेथिल क्लोराइड
या एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। और इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बेंजीन होना चाहिए और साथ में एनहाइड्रस यानी निर्जलीकारक AlCl3 इसके अंदर होना आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिकों के नाम की अभिक्रियाएं होती हैं उनकी कुछ कंडीशन होती है, उनके कुछ अभिकर्मक होते हैं जिनका उन्होंने प्रयोग किया है। तो देखिए कैसे होता है। जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमको मालूम है कि बेंजीन के हर कॉर्नर के पास एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। जैसे उसने अभिक्रिया की CH3Cl से, अब देखिए इसका H यहाँ से इसकी गर्दन कट गई। एक तरीके से ये मान के चलिए कछुआ वाली अभिक्रिया है। कछुआ क्या करता है, अपनी गर्दन को बाहर निकाल के चलता है, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन बाहर निकाली वैसे किसी ने कट कर दी, अभी जैसे देखता आहट आ रही है तो क्या करता है, अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है। और यहाँ पे वही हुआ, उसने अपनी गर्दन निकाली और Cl ने उसकी गर्दन कट कर दी, जगह खाली हो गई। कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, क्या किया उसने, यहाँ पर लगा दिया CH3। बेंजीन के ऊपर CH3 लिखा होता है, लगा होता है, उसका नाम होता है टोलुइन। और ये क्या बन गया, टोलुइन। टोलुइन एक सॉल्वेंट है, ये जो हम लोग पैन यूज़ कर रहे हैं इनके अंदर भी जो विलायक है वो है टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 है तो इसका नाम हुआ टोलुइन। इस प्रोसेस को एल्काइनेशन यानी एल्काइनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसकी दूसरी अभिक्रिया भी अब आपको दी गई है। ये अभिक्रिया के लिए यहाँ पे AlCl3 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे तो निश्चित है ऑर्गेनिक में आपको पूरे नंबर मिलते हैं और पूरे नंबर कट भी जाते हैं। अब अगर अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3COCl से हो रही है, फिर भी वही हुआ, जैसे हाइड्रोजन निकला और वैसे Cl ने कट किया और प्रोडक्ट हो गया। बेंजीन के ऊपर आ गया COCH3। बेंजीन पे COCH3 लिखा होता है तो उसका नाम होता है एसिटाफिनोन। क्या बना, एसिटाफिनोन। तो ये आज आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण हो गई। लेकिन चूँकि आज हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो पूरा बेसिक के ऊपर है, तो अभी हम आपको 2 अभिक्रियाएं और भी कंप्लीट कराएंगे। इसके बीच में आप अगले अभिक्रिया डाल दीजिएगा, योगात्मक अभिक्रिया। अब जैसा अभी अपन ने देखा कि अगर एल्केन होता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और अगर हमारे पास एल्केन है तो प्रतिस्थापन है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती है जरा ये समझते हैं। देखिए, आपको कार्बन में या तो कार्बन एकल बंध का दिखेगा या आपको कार्बन द्विबंध का होगा या त्रिबंध का। अब अगर द्विबंध का दिख रहा है तो हमारी प्रमुख अभिक्रिया होगी योगात्मक। ठीक है, ये हमारी सेकंड बेसिक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही देते हैं, पहली शर्त, यानी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब देखिए अभिक्रिया होती कैसे है। एक तरीके से ये मान के चलो कि ये अभिक्रिया भिखारियों वाली अभिक्रिया। अब इसको हमने भिखारी की अभिक्रिया क्यों कहा। मान लो एक भिखारी के पास एक बोरा है, ठीक है, दूसरा भिखारी निश्चित उसका दोस्त ही होगा, और कार्बन तो वैसे भी दोस्ती का बंध बनाता है। तो अभी क्या किया, मालूम पड़ा दूसरे के पास कुछ नहीं था, तो उसने बोला मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। उसने बोला हाँ बैठ जाओ। दोनों एक बोर पे बैठ गए। अब जब एक बोरे में बैठ गए और मान लो हमने 10 का नोट दिया और हमें तो नहीं मालूम था कि किसका बोरा है, तो हमने जिसको दिया उसका बोरा नहीं था, तो उसने क्या किया होगा, जिसका बोरा था उसको नहीं दिया बल्कि दूसरे को दे दिया। तो जिसका था उसने क्या किया होगा, उसने उससे कहा होगा आधा आधा बांट लो। समझ आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हमेशा आधा आधा बंटवारा होगा, बराबर बराबर बटेगा। जो भी मिलेगा उसको अपन बराबर बराबर बांटेंगे। इसके मतलब क्या फिक्स हुआ, केवल उत्पाद बनेगा लेकिन सह उत्पाद इसमें नहीं बनता है। इसकी शर्त होती है इसमें केवल और केवल क्या बनता है, उत्पाद, लेकिन सह उत्पाद नहीं, क्योंकि इसमें बराबर का बंटवारा हो रहा। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम इसके H2 से अभिक्रिया करा दें, क्या हुआ, इसने भी H रख लिया और इसने भी H रख लिया।
अच्छा, अब इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें परिवर्तित हो रहा है, असंतृप्त परिवर्तित हो जाता है किसमें, संतृप्त में। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होता है, हमेशा सिंगल में। दोनों को अगर एक एक मिल गया तो हमारा उत्पाद क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। C2H6 क्या नाम होता है C2H6 का, 2 कार्बन है तो एथ, एकल बंध है तो एन, नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या बना, इथेन। अब मान लो कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, मैं आपको देखिए कई तरीके के एग्जाम्पल इसीलिए सिखा रही हूँ। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता, कार्बन का नंबर कितना है, 2, 2 नंबर को क्या बोलते हैं, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, नाम क्या हो गया, इथाइन। ठीक है, फिर से मान लीजिए हमने अभिक्रिया किससे करा दी, हाइड्रोजन से, दोनों में एक एक का बंटवारा हो गया। अब याद रखना त्रिबंध पहले द्विबंध में परिवर्तित होंगे क्योंकि हाइड्रोजन एक ही एक मिला है। अब क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, त्रिबंध किस में आ गए, द्विबंध में। क्या बना, पहले हमारे पास इथीन, फिर से अभी हमने 2 हाइड्रोजन और दे दिए, एक एक दोनों को और मिल गया, और किस में परिवर्तित हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या नाम हो गया इसका, इथेन। अब ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा क्योंकि योगात्मक अभिक्रियाएं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता होती हैं। इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है और केवल उत्पाद बनता है लेकिन सह उत्पाद नहीं बनता। अब मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं। मान लीजिए हमने इसकी अभिक्रिया HCl से करा दी होती तो क्या होता, ये H ले लेता और ये Cl। जब ये H लेता तो क्या बन जाता, CH2 को एक और H मिला तो क्या बन गया, CH3। कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही है, तुरंत जुड़ेगा। दूसरा क्या बनेगा, CH2Cl, कार्बन कितने हैं, 2, नाम क्या हो गया इसका, एथिल क्लोराइड। मैंने कहा था एक हाइड्रोजन कम होता है तो इल बोलते हैं, क्या नाम हो गया इसका, एथिल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हर बार नई नई चीज़ें बनाते जाएंगे। तो आपने योगात्मक अभिक्रिया देख ली। योगात्मक अभिक्रिया केवल और केवल किस में होती है, असंतृप्त में। लेकिन अभी हमारी आखिरी अभिक्रिया और बची है जिसका नाम है विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि हमारी बेसिक केमिस्ट्री में केवल 3 ही अभिक्रियाएं दी गई हैं, आपको क्लास 12 के बेस पे वैसे 5 अभिक्रियाएं होती हैं कुल कार्बनिक में, और इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है और विलोपन अभिक्रिया आपको दी है। अब विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें विलोपन अभिक्रिया में संतृप्त को असंतृप्त में परिवर्तित करेंगे। तो अगर संतृप्त असंतृप्त में, मतलब एकल बंध से हमें द्विबंध बनाने हैं, विलोपन अभिक्रिया में संतृप्त परिवर्तित किसमें होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, अपने आप तो हो ही गई नहीं, कैसा होगा, इसके मतलब है कि हमें इसमें कुछ ऐसे एजेंट डालने पड़ेंगे जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, जैसे एल्कोहलिक KOH। ये ऐसे हमारे पास पदार्थ हैं जो कि क्या करते हैं, संतृप्त को असंतृप्त में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए जरा अभिक्रिया कैसे होगी, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ध्यान रखना अभी हम मेथिल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि 1 नंबर का कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया, ठीक है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया HH और ये हो गया OH। अभी आपने लिखा था CH3, क्या नाम था, CH3CH2OH या C2H5OH भी लिख सकते हैं। कार्बन कितने हो रहे हैं, 2, हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4 5 और OH। ठीक, अब जैसे ही हमने इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला, कंसंट्रेट H2SO4 भी निर्जली कारक पदार्थ है और निर्जली कारक पदार्थ वो होते हैं जो जल को खींच लेते हैं। अब जल को कैसे खींचा, इसने इससे H मांग लिया और इससे OH। जैसे इसने ये खींच लिया, अब कार्बन की वैलेंसी 3 रह गई। कार्बन ने तुरंत क्या किया, तुरंत ही आपस में बॉन्ड बनाया और डबल बॉन्ड बना लिया। इसके मतलब आप देखिए एकल बंध किस में टूट रहा है,
द्विबंध में। तो अगर एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध में परिवर्तित होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हमारे पास सब कुछ संभव है। हम एकल से एकल के भी नए बना सकते हैं, हम असंतृप्त यानी द्विबंध और त्रिबंध से भी एकल बना सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, या एकल बंध से हम द्विबंध बना सकते हैं विलोपन अभिक्रिया द्वारा। तो हमारे पास 3 अभिक्रियाएं प्रमुख थी। प्रतिस्थापन एल्केन की अभिक्रिया हो गई, योगात्मक एल्कीन और एल्काइन की हो गई, और विलोपन अभिक्रिया वो हो गई जिसमें हमने एल्केन को एल्कीन और एल्काइन में परिवर्तित किया। आज का हमारा जो लेक्चर था वो पूरा तरीके से बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। आप लोग अच्छे से बार बार देखिए और समझिए, क्योंकि आपको अभिक्रियाएं करनी तभी आएंगी जब आपको इन बेसिक अभिक्रियाओं पे कमांड होगा। अभी हम आपको आखिरी में कुछ फॉर्मूले दिखाएंगे, आप लोग नोट करके उनको ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी डालते हैं और जो कुछ भी निकलता है उत्पाद में वो इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर होता है। यदि हमको 11th पे कमांड होता है तो हमारे पास नेचुरल है कि 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर सकते हैं। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब जागो जब सवेरा होता है, इसलिए हम पढ़ने बैठ जाएं और लगन और मेहनत करेंगे तो निश्चित है सफलता तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भविष्य के निर्माता तो हम स्वयं ही हैं। हमें खुद ही अपने भविष्य का निर्माण करना है। मेहनत से पढ़िए, लिख लिख के याद कीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट्स दीजिएगा, अच्छे लगेंगे, ठीक है।